नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बिल्कुल नए अध्याय के साथ आप लोगों के बीच में आ चुका हूं और नया अध्याय है आज हमारा स्थानीय शासन। अगर हम बात करें इंग्लिश में लोकल गवर्नमेंट, उसका लेक्चर नंबर 1 आज मैं लेकर के आया हूं। और हमारी एक परंपरा है लर्न एंड शेयर परिवार की कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और इस अध्याय में जब जब मैं पढ़ाता हूं, नया अध्याय शुरू करता हूं, तो मेरी एक परंपरा है कि मैं परिचय से शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, उसके बाद हम बात करेंगे स्थानीय सरकार क्या होती है, क्यों है, इन सब पर। फिर बात करेंगे स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन का जो विकास है उस पर चर्चा करेंगे। चुनाव किस प्रकार से होते हैं, राज्य चुनाव आयुक्त की क्या भूमिका है, राज्य वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे। 73वें और 74वें संविधान संशोधन का जो क्रियान्वयन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आज के जो लेक्चर है उस पर नजर डालते हैं। लेक्चर में हम बात करेंगे परिचय की और स्थानीय सरकार की। चलिए, परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अब आने वाले 15-20 मिनट बिल्कुल दिलों की धड़कनों को थाम करके बैठिए, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो चीजें मैं समझा रहा हूं वो चीजें समझिएगा। डायरेक्ट किताब पे नहीं पहुंच करके अभी पहले मैं आपका थोड़ा सा जो ओवरव्यू है वो बता देता हूं। देखिए, पंचायत की या मैं स्थानीय शासन व्यवस्था की बात करूं तो पहले थोड़ा सा इंटरलिंक करने की कोशिश करिए। हमने अभी तक जो पढ़ा, हमने पढ़ा एक होगी देश में संघ सरकार। क्या होगी? संघ सरकार। संघ सरकार का मतलब जो कि संपूर्ण देश के लिए होगी। स से संघ और स से संपूर्ण सरकार, जिसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं, वो पूरे देश के लिए होगी। उसके लिए बाद हमने बात करी राज्य सरकारों की। राज्य सरकार मतलब राज्य के लिए, संघ सरकार संपूर्ण देश के लिए, राज्य सरकार राज्य के लिए। अब आज से हम बात करने जा रहे हैं स्थानीय सरकार की। किसकी बात कर रहे हैं? स्थानीय सरकार की। और स्थानीय सरकार का अर्थ होता है बच्चों, जिस स्थान पर आप रहते हैं, जिस प्लेस पर आप रहते हैं, उस प्लेस की सरकार होगी। आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी की सरकार होगी। आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव की सरकार होगी। आप जिस गली में, जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया की सरकार होगी। उस स्थान, उस लोकल गवर्नमेंट को कहा जाता है स्थानीय सरकार। इसको इंग्लिश में सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, मतलब पूरे देश के लिए, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए, और लोकल गवर्नमेंट फॉर लोकेलिटी। बच्चों, आपका जो स्थान है, जो एरिया है, उसके लिए सरकार। इस पूरे अध्याय में हम इस तीसरी सरकार के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक के जितने भी 7 अध्याय हम लोगों ने पढ़ा, हमने वहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 सरकारों की जिक्र करा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। और जो पहला चैप्टर था हमारा संविधान का, ठीक है, उसमें भी मैंने यही चर्चा करी थी। जो पहला लेक्चर लेकर के आया था उसमें मैंने ये बताया था कि जब संविधान शुरुआत में बना और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो सिर्फ और सिर्फ 2 सरकारों की उसमें चर्चा करी गई थी। तीसरी सरकार के बारे में हम आने वाले अध्यायों में विस्तार से और विस्तृत में पढ़ेंगे, यही बात मैंने कही थी। और आज वो अध्याय हमारे सामने आ चुका है। स्थानीय सरकार हम जिस लोकल एरिया में रह रहे हैं उस लोकल एरिया के लिए सरकार की बात करता है। अब जैसा कि अभी मैंने कहा कि स्थानीय सरकारों का जिक्र शुरुआत से संविधान में नहीं था, तो ये कब हुआ? इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हटकर के ऐसा क्या है, ठीक है, ये क्यों भारत के लोकतंत्र में और भारत के संविधान में इसको जोड़ा गया? संविधान के क्या किसी भी अनुच्छेद में इसका जिक्र करा गया था या नहीं करा गया था? और इसकी आज क्या महत्व है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और किस प्रकार से हमने कितने प्रतिनिधि में चुन ली है, इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे स्थानीय सरकारों की, लोकल गवर्नमेंट की। लोकल गवर्नमेंट आपको जब याद आएगी जब आपके घर के बाहर की सड़क टूट जाएगी, तब आपको स्थानीय सरकारें याद आएंगी। जब आपके घर के बाहर की नाली टूट जाएगी तब आपको स्थानीय सरकारें याद आएंगी। जब आपके बाहर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है वो टूट जाएंगी तब आपको स्थानीय सरकारें याद आएंगी। स्थानीय सरकारें बड़े ही काम की सरकारें हैं। आइए इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, हमेशा से अगर आप पहले के समय से, मतलब मैं कहूं कि अगर हम वैदिक काल से भी चर्चा करें, उस समय पे भी क्या है, समिति टाइप के छोटे छोटे से समूह हुआ करते थे जो कि एक स्थानीय शासन कर रहे हैं। ठीक है, ये बात अपन बहुत पुराने इतिहास की है, वैदिक समय से, मतलब हमारे इंडिया में हमेशा से ही शासन व्यवस्था रही, स्थानीय शासन व्यवस्था रही है। उसके बाद धीरे धीरे अभी हम मेजर जो फोकस करेंगे वो 1950 के बाद की बात करते हैं। 1950 में ये बात संविधान में लिखी हुई थी कि पंचायत की व्यवस्था होगी। देखिए, पंचायत की व्यवस्था होगी। पंचायत क्या होती है अभी ये भी अपन डिस्कस करेंगे। पंचायत की व्यवस्था होगी। पंचायत की व्यवस्था का जिक्र करा गया है वो आर्टिकल 40 या अनुच्छेद 40 में करा गया है। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे और उसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। स्थानीय शासन व्यवस्था है, लोकल गवर्नमेंट कहां पर है क्या नहीं। लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन को मैं 2 भागों में बांट देता हूं, एक ग्रामीण और एक शहरी।
शहरी शासन व्यवस्था, शहरी स्थानीय व्यवस्था और ग्रामीण स्थानीय व्यवस्था। ग्रामीण ग्रामीण का मतलब गांव में जो स्थानीय शासन व्यवस्था है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों पंचायती राज। क्या कहते हैं? पंचायती राज। पंचायती राज। ये वो वाली पंचायती नहीं है जहां पे 4-5 दोस्त खड़े होकर के फालतू की बातें करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, ये वो वाली पंचायती नहीं है, ठीक है। तो जो ग्रामीण इलाकों में जो स्थानीय शासन पे जो नेता चुने जाएंगे उस व्यवस्था को पंचायती राज कहा जाता है। पंचायती राज के 3 स्तर होंगे बच्चों। सबसे पहला जो स्तर होगा वो होगा ग्राम पंचायत। कौन सा होगा? ग्राम पंचायत। ये पहला स्तर है। पहला स्तर कौन सा होगा? ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर जो होगा वो होगा बच्चों पंचायत समिति। दूसरा जो स्तर होगा वो होगा पंचायत समिति। और तीसरा स्तर जो होगा वो होगा जिला परिषद। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। इन तीनों में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। देखिए अब क्या होगा कि सभी राज्यों को यह आदेश मिला कि भैया आपको चुनाव कराने हैं, ठीक है। अब ये जैसे भाई एक राज्य है, अब हर राज्य में गांव होते हैं और हर गांव में क्या करा गया? एक एक ग्राम पंचायत बना दी गई। ग्राम पंचायत का अर्थ ये होता है कि अभी जो जितने भी गांव वाला, ये जैसे एक गांव का इलाका है, ये पूरा एक गांव है। अब इस गांव को क्या करा जाएगा बच्चों? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट। जैसे मान लो, और ये जो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? वार्ड बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? वार्ड बोला जाता है। यहां हर जगह से, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक। जैसे लोकसभा में पूरे देश को 543 भागों में बांटा गया था, उसी प्रकार से यहां पर एक गांव को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और उन्हें क्या कहा जाता है? वार्ड कहा जाता है। हर वार्ड से एक व्यक्ति को चुना जाता है जिसको वार्ड सदस्य या वार्ड पंच कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? वार्ड पंच कहा जाता है। वार्ड पंच भी कह सकते हैं, वार्ड सदस्य भी कह सकते हैं। और अब मान लीजिए यहां से टोटल 9 वार्ड है, तो हर वार्ड में से एक एक व्यक्ति चुना गया, तो कौन हो गए? 9 वार्ड पंच हो गए। अब हर राज्यों में क्या है? अलग अलग व्यवस्था है। कहीं पर क्या होता है? इन 9 में से एक को सरपंच चुन लिया जाता है, या इन जो गांव के लोग होते हैं वो 2-2 वोट करते हैं, एक एक तो अपने वार्ड पंच को चुनने के लिए और एक पूरे गांव के लिए सरपंच को चुनने के लिए। मैं मान लेता हूं सरपंच अलग चुना गया, तो टोटल 10। 9 पंच, 1 सरपंच। सरपंच मतलब इन पंचों के भी ऊपर हेड है, उस ग्राम का पूरा का हेड हो गया, अध्यक्ष हो गया वो। कहीं पर उस पंच को सरपंच कहा जाता है, कहीं पर प्रधान कहा जाता है, कहीं पर अध्यक्ष कहा जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये जो 10 जनों की टीम है ना बच्चों, इस टीम को कहा जाता है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत क्या है? गांवों के लिए निर्णय लेने वाली एक संस्था है। जैसे देश के लिए निर्णय कौन लेता है? जो मंत्री होते हैं, जो मंत्रालय होता है वो निर्णय लेता है। उसी प्रकार से ग्राम पंचायत के लिए निर्णय लेने वाली जो संस्था होगी वो ये लोग होंगे जो कि लोगों द्वारा जिताए गए हैं, चुनाव में खड़े हुए, उनको वोट डाला गया और वो जीत करके गए। उसमें कौन होगा? सरपंच होंगे और पंच होंगे। ये ग्राम पंचायत कहलाती है। एक शब्द आपको आगे और देखने को मिलेगा और आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा, ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम पंचायत और सभा, बहुत सी बार लोगों को लगता है एक ही बात होगी, ग्राम पंचायत ग्राम सभा एक ही बात है। एक ही बात नहीं बच्चों। देखो अपने भारत में कितने वर्ष के बाद हम वोट डाल सकते हैं? 18 से ऊपर की आयु का हर व्यक्ति वोट डाल सकता है। ग्राम सभा क्या होगी? उस गांव के जितने भी 18 से ऊपर के लोग हैं वो सारे ग्राम सभा के भाग होंगे। वो क्या होंगे? सारे के सारे ग्राम सभा के भाग होंगे। अब इनका काम क्या होगा? अब देखो निर्णय कौन लेगा? ग्राम पंचायत लेगी, परंतु ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि साल में 2 से 3 बार, साल में कम से कम 2 या 3 बार ग्राम सभा की बैठक बुलाए। मतलब पूरे गांव में जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको बुलाए कि आज ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की बैठक होगी, सभी लोग आए। फिर वहां पे सरपंच और पंच बताएगा कि इतना पैसा सरकार की तरफ से सड़कें बनाने के लिए आया है, इतना पैसा इसके लिए आया है, हमें पहले क्या काम करना चाहिए? पहले स्कूल बनानी चाहिए, पहले सड़क बनानी चाहिए, पहले लोगों तक पानी पहुंचाना चाहिए। तो तय कौन करेगा? ये ग्राम सभा के लोग कहेंगे सरपंच जी पहले ये काम करो, पहले ये काम जरूरी है, पंच जी पहले ये काम करो, ये काम जरूरी है। मतलब निर्णय लेंगे तो फाइनल डिसीजन तो इनका होगा, पर किसके आधार पर लेंगे? ग्राम सभा के आधार पर लेंगे। और ग्राम सभा में कौन है? उस गांव के सारे वोटर्स, मतलब उस गांव के सारे 18 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं वो होंगे। मतलब सोचिए कि डायरेक्ट डिसीजन किसके हाथ में आ गया? वहां के लोगों के हाथ में आ गया। ये ग्राम पंचायत, ये ग्राम सभा, आपको क्लियर। अब क्या होता है कि
ये एक ग्राम पंचायत, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इनको कहीं पर 5 को, कहीं पर 7 को, कहीं पर 8 को मिलाकर करके कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर के क्या बना दिया जाता है, पंचायत समिति बना दिया जाता है। कोई भाई ये ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर वाला स्तर पंचायत समिति। मतलब जैसे मान लो कि टोटल पूरा एक ये राज्य है, इस राज्य में टोटल 100 गांव है, ठीक है, 100 ग्राम पंचायत है, हर 10 ग्राम पंचायत से एक पंचायत समिति, ठीक है, फिर 10 गांवों को मिलाकर के एक पंचायत समिति, फिर 10 गांवों को मिलाकर के एक पंचायत समिति। अब ग्राम पंचायत की जो भी समस्या होगी वो पंचायत समिति में उठा दी जाएगी। अब फिर तीसरा स्तर होता है बच्चों जिला परिषद। अब आपको पता है कि सभी राज्यों में जिला होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, सभी राज्यों में जिला होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं। अब ऐसे ही क्या है कि भैया ये राज्य यहां पर एक पूरा जिला है, अब इस जिले में गांव भी है, शहर भी है, नगर भी है, ठीक है, सब है यहां पे। तो अब इस एक जिला के अंदर जितने भी ग्राम पंचायत है उनसे मिलकर के क्या बनी, 2 या 3 पंचायत समितियां बनी, और उन पंचायत समितियों से मिलकर के क्या हुआ, एक जिला परिषद बना बच्चों, एक जिला परिषद बना। अब देखिए लेवल को समझिएगा आप, जिला परिषद में कौन होगा, जिला परिषद में उस जिला का कलेक्टर होगा, उस जिला के जितने बड़े अधिकारी होंगे वो होंगे, उस जिला का सांसद होगा जो कि लोकसभा राज्यसभा का मेंबर होगा, उस जिला से जितने भी विधायक हैं जो विधानसभा में बैठ रहे हैं वो उस मीटिंगों में अवेलेबल होंगे। अब देखो ग्राम पंचायत में इन ग्राम सभा के लोगों ने समस्या उठाई कि सरपंच जी अपने गांव में ये समस्या, बोले अच्छा ये समस्या है, बोले ठीक है। अब अगली बार जब भी पंचायत समिति की बैठक हुई, पंचायत समिति की बैठक में सरपंच जी ने बोला देखो साहब हमारे गांव में ये समस्या, इस समस्या में सुधार होना चाहिए, इस समस्या को ठीक करने की आवश्यकता है। भाई दूसरे गांव ने बोला हाँ साहब ये समस्या तो है, बड़ी समस्या है, इसको सुधार। अब वह समस्या कहां उठाई जाएगी, जिला परिषद में उठाई जाएगी। अब जिला परिषद में जब वो समस्या उठाई गई तो सांसद भी सुन रहे हैं, विधायक भी सुन रहे हैं, कलेक्टर साहब भी सुन रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी सुन रहे हैं। अब वहां का सांसद बैठा बोला हाँ यार हमारे एरिया में सच में बड़ी समस्या है। फिर वो जब संसद चलेगी तब संसद में आवाज उठाएगा अध्यक्ष महोदय मैं उस जिला से, उस जगह से सांसद हूं और हमारे उन गांवों में ये बड़ी समस्या है, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार ध्यान दे। विधायक जब विधानसभा में बैठेगा तो वो सरकार का ध्यान उन मुद्दों पर खींचेगा। मतलब सोचिए एक छोटे से गांव की समस्या कहां पहुंच गई, दिल्ली पहुंच गई, राज्य की जो राजधानी है, राज्य की जो विधानसभा है वहां पर पहुंच गई। मतलब मुख्यमंत्री के कानों में भी समस्या चली गई और प्रधानमंत्री जी के कानों के हाँ यार उस फलाना जगह पर यह समस्या उसको ठीक करना आवश्यक है, लोग डिमांड कर रहे हैं। तो पंचायती राज का ये पूरा सिस्टम है, ये पूरी व्यवस्था है। अब ये तो सिर्फ और सिर्फ गांव में है। गांव में कौन कौन बना, पंच और सरपंच बनेंगे, ठीक है, 3 स्तर होंगे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये आपको तीनों के लिए। उसके बाद आ जाते हैं ऐसा ही फिर शहरों में होगा जिसे अपन नगर कहते हैं, ठीक है। शहरों में आपको देख, शहरों में भी ऐसी ही व्यवस्था होगी। शहरों में भी कि जैसे ये पूरा शहर है, अब उनको क्या कर दिया जाएगा, वार्डों में विभक्त कर दिया जाएगा, वार्डों में बांट दिया जाता है। हर वार्ड से एक एक व्यक्ति चुना जाता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं पार्षद। क्या कहते हैं बच्चों, पार्षद, ठीक है, इंग्लिश में काउंसिलर कहा जाता है, ठीक है। अब इन सब में से वही व्यवस्था है कि या तो इन सब मिलकर के ये जितने भी लोग हैं, जितने पार्षद, जैसे मान लो कि भैया 80 लोग हैं, आज 80 वार्ड है तो 80 पार्षद आ गए। अब इन 80 पार्षदों में से एक को क्या बना दिया जाएगा, अध्यक्ष बना दिया जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, महापौर कहा जाता है। और शहरों में क्या होता है, नगर निगम होते हैं बेटा, नगर निगम होते हैं। तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होगा वो महापौर होंगे। जैसे यहां पर पंच और पंच के ऊपर सरपंच था, वैसे यहां पर पार्षद और पार्षदों का हेड महापौर कहलाएगा। ये क्या करेंगे, ये नगर का विकास, शहर का विकास करेंगे। अब देखिए ये सब जनसंख्या के हिसाब से होते हैं, कहीं पर नगर निगम होते हैं, नगर निगम सबसे बड़ी इकाई है, फिर नगर परिषद, इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। और जहां पे भी जीते जाएंगे वो पार्षद ही कहलाएंगे, पर जो अध्यक्ष बनते हैं कहीं पर उन्हें महापौर, कहीं पर सभापति, कहीं पर अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। ये पूरी व्यवस्था, इसमें कोई स्तर नहीं होंगे, ग्रामीण व्यवस्था में होगी, क्योंकि महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत गांवों के विकास के बिना जो है विकास संभव नहीं है, तो गांवों का विकास करना बड़ा जरूरत है। और गांव में ही क्या है, जो भारत की आत्मा है वो बसती है, तो गांव के विकास की अत्यंत आवश्यकता थी, अत्यंत जरूरत थी। अब ये व्यवस्था कब से चालू हुई और कैसे चालू हुई, थोड़ा सा उस पर भी अपन लोग जिक्र कर लेते हैं। अब देखो यहां पर वापस आ जाइए पीछे, 1950 में जब संविधान बना तो उसमें अनुच्छेद 40 में लिखा गया कि पंचायत हो, पंचायत। और ये क्यों, अब पहला तो मेरा सवाल यह है कि ये कौन, आर्टिकल 40 कौन से भाग में आ रहा है। आर्टिकल 40 आ रहा है गुरुदेव नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपीएम में। किस में आ रहा है, डीपीएसपी में।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है अनुच्छेद 40। अब जो अनुच्छेद 40 डीपीएसपी में आ रहा है और अनुच्छेद 40 जो है डीपीएसपी में है, डीपीएसपी को लागू करना राज्यों के लिए, राज्यों की सरकारों के लिए, केंद्र की सरकारों के लिए जरूरी नहीं है और आप उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सरकारों ने, किसी ने सोचा करें, किसी ने बोला नहीं ठीक है नहीं करेंगे, परंतु इसकी शुरुआत हो चुकी थी और शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1959 में। कहां से हुई बच्चों? नागौर राजस्थान से। कहां से हुई? नागौर राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नागौर राजस्थान 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन से पंचायती राज की शुरुआत करी। नागौर राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत हुई, वहां पे चुनाव हुए, परंतु पूर्ण रूप से संवैधानिक नहीं था। संवैधानिक का मतलब संविधान में तो लिखा हुआ था, परंतु डीपीएसपी में था। तो कुछ राज्य मानते थे, कुछ नहीं मानते थे, बोले क्या जरूरत है, क्या पंचायती राज चलाना ठीक नहीं है, केंद्र और राज्य की सरकारें ठीक है। फिर जब पंचायती राज आ जाएगा या स्थानीय शासन की जो सरकारें आ जाएंगी तो राज्य सरकारों को अपनी पावर उनको देनी पड़ेगी। भाई पावर आप कम तो करोगे, अपनी पावर और कहां से, आपको बांटनी पड़ेगी। जिन पर अभी तक विधायक जी या सांसद जी काम कर रहे थे वो नहीं, अब वहां का जो पार्षद है, सरपंच है, महापौर है, वो काम करेगा। इसी प्रकार से चलता रहा। कभी चुनाव होते थे, कभी नहीं होते थे, परंतु 1992 में आकर के, 1992 में आकर के यह ठान लिया गया कि पंचायती राज को, स्थानीय शासन व्यवस्था को लागू करना जरूरी है। स्थानीय शासन व्यवस्था को अच्छे स्तर पर पहुंचाना जरूरी है, हर राज्य में चुनाव होना जरूरी है। तो 1992 में बच्चों संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन करा गया। मतलब 73वें संविधान संशोधन में बात करी गई है किसकी? पंचायती राज की। पंचायती राज की मतलब जो ग्रामीण इलाकों में जो चुनाव होंगे और किस प्रकार से व्यवस्था होगी उसकी बात करी गई है। और 74वें संविधान संशोधन में नगरीय व्यवस्था की बात करी गई है, जो शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था है उसकी बात करी गई है। कुछ कार्य पंचायती राजों को सौंपे गए हैं, कुछ कार्य स्थानीय जो नगर निगम है या नगरीय जो व्यवस्था है उसको सौंपे गए। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा यह कार्य होता है और फिर इसके बाद से कंपलसरी हो जाता है। अब ये जरूरी हो गया कि हर 5 साल में हर राज्य स्थानीय शासन व्यवस्था के चुनाव कराए। अब देखिए, हर राज्य की अपनी मर्जी है कि वो सरपंच को कैसे चुनता है, महापौर को कैसे चुनता है, उनकी किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार की नहीं है, ये सब राज्यों पे छोड़ दिया गया। परंतु कुछ मूलभूत जो बातें हैं वो डाल दी गई। मूलभूत बातों में सबसे एक तो पहली बात तो ये डाली गई कि राज्य चुनाव आयोग की स्थापना करेगी। हर राज्य में राज्य चुनाव आयोग की स्थापना करी। राज्य चुनाव आयोग का मतलब क्या है? जैसे भारतीय निर्वाचन आयोग, यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग होगा या राज्य चुनाव आयोग होगा, यह क्या करवाएगा? स्थानीय शासन के चुनाव कराएगा। बच्चों मैं बार बार मैं कहता हूं, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, राज्य चुनाव आयोग से वो राज्य की विधानसभा को समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराता है तो पंचायती राज के करवाता है, स्थानीय शासन व्यवस्था के कराएगा, शहरी शासन व्यवस्था के कराएगा। शहरी शासन व्यवस्था और पंचायती राज दोनों मिलाकर के हम स्थानीय शासन व्यवस्था बोलते हैं। तो उनके चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग होगा। उसके अलावा दूसरा करा गया राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग की स्थापना करी गई। आपको पता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो फाइनेंस है उसको बांटने के लिए हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसी प्रकार से यहां पर भी हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होगा, जो राज्य सरकार के बीच में और स्थानीय सरकारों के बीच में फंड को बांटेगी कि भाई इतना पैसा इनका और इतना पैसा इनका। इसके बाद तीसरा पॉइंट यह रखा गया कि चुनाव नियमित होने चाहिए। चुनाव नियमित होने चाहिए मतलब हर 5 साल में चुनाव होना जरूरी है। अब यह नहीं है कि कभी करा लिया, कभी नहीं कराया, कभी चल रहा है, ऐसा नहीं। अब हर 5 साल में चुनाव करवाना जरूरी है। चौथी बात रखी गई आरक्षण की। आरक्षण में यह कहा गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों के लिए उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण होगा। जितनी उनकी आबादी होगी उस हिसाब से उनको आरक्षण देना वहां पर आवश्यक होगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए 1/3 सीटें, मतलब अगर 100 जगह चुनाव हो रहे हैं तो कम से कम 33 जगह महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वहां से महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं और जीत सकती हैं। ये कुछ मुख्य बातें
संविधान संशोधन के समय कर दी गई और संवैधानिक रूप से यह लागू कर दिया गया कि आप लोगों को स्थानीय शासन के सभी राज्यों को चुनाव कराने हैं। कोई भी राज्य आप टालम टोली ना करे, कोई भी राज्य ये ना बोले नहीं नहीं हम नहीं कराएंगे, हमें नहीं करवाना, ठीक है ना। ऐसा तो जो पूरा इतिहास है, ओवरऑल जो इतिहास है स्थानीय शासन व्यवस्थाओं का, वो मैंने आपको बता दिया है, जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक। तो अब 1992 में संविधान संशोधन होने के बाद 1993 से लेकर के आज 2023 तक आप सभी देखते हैं कि आपके राज्यों में सरपंच के चुनाव होते हैं, प्रधान के चुनाव होते हैं, ठीक है, पार्षद के चुनाव होते हैं, अब बहुत से चुनाव होते हैं। मतलब अब मैं ये बात कहूं कि अगर हमें कितने वोट मिले, ठीक है, अब आज एक बात बताना, हमें कितने टोटल वोट कितने मिलते हैं, सोचो सोचो, 1 मिलता है, 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, 4 वोट, मतलब कितने वोट अपन लोग कर सकते हैं? सर जी कितने कर सकते हैं? एक तो लोकसभा वालों के लिए करेंगे, हाँ सर। दूसरा सर विधानसभा वालों के लिए करेंगे, बोले हाँ सर। और तीसरा करेंगे सर, या तो मैं गांव में रहता हूं तो सरपंच और पंच को चुनने के लिए 1, 3, और नहीं तो फिर 1 में पार्षद को चुनने के लिए। मतलब हम कितने वोट करते हैं? 3 वोट करते हैं। 1 हम सांसद को चुनने के लिए, 1 हम विधायक जी को चुनने के लिए, और 1 हम पार्षद को या पंच को चुनने के लिए। जनरली ज्यादातर जगहों पर जो सरपंच और महापौर चुने जाते हैं वो उन्हीं पार्षद और उन्हीं पंचों में से 1 को बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो बाकी जनरली हम सभी 3 वोट डालते हैं, 1 सांसद जी को चुनने के लिए, 1 विधायक जी को और 1 पार्षद जी को, ठीक है। तो ये स्थानीय शासन व्यवस्था है। अब सवाल ये आता है कि ऐसी आवश्यकता क्यों हुई कि हमें स्थानीय शासन व्यवस्था लेकर के आनी चाहिए? हम क्यों कह रहे हैं कि स्थानीय शासन व्यवस्था बेहतर है और क्यों जरूरी है? पहली बात तो बच्चों इस चीज को समझिए, जैसे कहा जाता है कि लोकतंत्र है ना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, लोकतंत्र जनता की व्यवस्था है। लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब व्यवस्था। ये जनता की व्यवस्था है, ये लोगों का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पीपल है ये, ठीक है। और जनता की जब जब हम बात करते हैं तो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी जनता में काउंट हो रहा है। तो उसके पास भी उतनी ही शक्तियां होनी चाहिए जितना कि सबसे धनी व्यक्ति के पास है, जितना सबसे समृद्ध व्यक्ति के पास है। उसके पास भी उतना ही अधिकार है कि वो सरकार को बता सके कि सरकार क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है, सरकार के समर्थन में बोल सके, सरकार के विपक्ष में बोल सके। परंतु हम में से आधे से ज्यादा लोग, ना तो हम विधायक जी को जानते हैं हमारे विधायक कौन है, ना हम सांसद जी को जानते हैं। जब एक बार हम वोट डाल देते हैं, कोई विधायक बन जाता है, कोई सांसद बन जाता है, तो बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है हमारा विधायक जी से मिलने, सांसद जी से मिलना बड़ा ही मुश्किल कार्य हो जाता है। हम कितने लोग ऐसे हैं जो हर समस्या को लेकर के विधायक जी के पास जाते हैं? कितनी समस्या ऐसी है जो हम सांसद जी के पास पहुंचाते हैं? कितनी बार हम मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। तो फिर हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? और जो आम आदमी है उसकी समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं है। आज मैं एक आम आदमी हूं, मेरी छोटी सी इच्छा है जैसे कि मेरा सड़क, जो मेरे घर के बाहर सड़क निकल रही है, बढ़िया सड़क बनी रहे, मेरे घर के बाहर साफ सफाई रहे, गंदगी ना रहे, मेरे घर के बाहर जो लाइटें जलती है, ट्यूबलाइटें, वो शाम को 7 बजे बाद ट्यूबलाइटें जल जाए, अच्छा रहे, ठीक है। और एक जहां कॉलोनी में रहता हूं वहां एक बच्चों के खेलने के लिए पार्क होना चाहिए, एक कम्युनिटी हॉल, सामुदायिक भवन, ऐसी जो छोटी मोटी जो बेसिक आवश्यकताएं मेरी है, वो बेसिक आवश्यकताएं वो पूरी हो जानी चाहिए। तो ये जब छोटी मोटी आवश्यकताएं अगर स्थानीय लेवल पर ही पूरी हो जाएंगी तो हमारे विधायक जी और सांसद जी जो बड़े काम है देश के लिए उनमें फोकस कर पाएंगे। भाई उस एरिया में एक बड़ी इंडस्ट्री के लिए विधायक जी कोशिश कर सकते हैं, सांसद जी कोशिश कर सकते हैं कि एक बड़ी इंडस्ट्री और लोगों को रोजगार मिले। तो हमारी छोटी मोटी जरूरतें अगर स्थानीय लेवल पर सोल्व हो जाए तो बड़े स्तर पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस उद्देश्य से भी स्थानीय शासन की शुरुआत करेगी। और आज मुझे एक बात बताइए, जिस गली में आप रहते हैं उस गली की समस्या को मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे। विधायक जो भी हैं आपके एरिया, आपके विधायक जी से बेहतर आप जानते होंगे, सांसद जी से बेहतर आप जानते होंगे, किसी मंत्री से बेहतर आप जानते होंगे। जब आप अपनी गली की समस्या को आप जानते हैं, आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं, उस कॉलोनी में, उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, वो लोग जानते हैं। अगर उन्हीं में से कोई पार्षद बन जाए, उन्हीं में से कोई सरपंच बन जाए, उन्हीं में से कोई पंच बन जाए, तो भैया वो समस्या वहीं सोल्व करा देगा। उसको पता है यार मेरे पीछे वाली गली में ही बहुत ज्यादा समस्या, उनको ठीक कराना, सड़कें टूटी फूटी है, नालियों में से पानी बहता है, बहुत गंदगी रहती है, इस समस्या को ठीक करवाना जरूरी है, वो समस्या ठीक हो जाएगी। अब देखो, अब जैसे मान लो कि मैं एक गांव में रहता हूं, अब गांव की कोई भी समस्या, अब जो भी सरपंच बना, जो भी पंच बना, 100% तय हो हम मुझे जानता होगा, 100%, क्योंकि भाई हम इतने सालों से गांव में रह रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, और जितनी भी आबादी है उसमें सबको सरपंच जी जानती है। तो सरपंच जी 100% क्या है, कोई भी काम होगा वो काम करेंगे। क्यों करेंगे वो काम?
क्योंकि पहली बात तो क्या है कि उनको पता है कि भाई अगली बार फिर से चुनाव लड़ने हैं, अगली बार फिर से चुनाव लड़ने। और दूसरी बात क्या होता है, व्यवहार, व्यवहार बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, आज जो विधायक बनकर के जाते हैं जरूरी नहीं वो मुझे जाने, जो सांसद बनकर जानते हैं वो जरूरी नहीं मुझे जाने। हो सकता है जिस एरिया में मैं रहता हूं उस एरिया में कभी विधायक जी सांसद जी आए नहीं हो, वो जिस एरिया में रहते हैं वहां पर सरपंच तो हमेशा मेरे एरिया में रहता है, मेरे और उसके बिल्कुल ही परिवार की तरह संबंध भी होंगे। तो कल को अगर वो कोई मेरा काम नहीं करेंगे या वहां का विकास नहीं करवाएंगे तो यार कहेंगे यार देखो मनीष जी से अच्छे संबंध है, वो संबंध भी खराब ना हो जाए, व्यवहार भी बना रहना चाहिए, तो वो इसलिए भी काम कर देंगे। तो स्थानीय शासन पे काफी समस्या है, उनका निदान हो जाता है। तो इसलिए स्थानीय शासन की जो व्यवस्था है वो बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया है। एक और जो स्थानीय शासन व्यवस्था का जो फायदा मिला वो मैं कह सकता हूं महिला सशक्तिकरण, और अगर हम कहें कि दलित और पिछड़ी जातियों का सशक्तिकरण में एक बड़ा रोल, एक बड़ी भूमिका हमें देखने को मिला है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जहां जहां से महिलाएं पार्षद बनी, सरपंच बनी, पंच बनी, परंतु वो बनी तो है, परंतु उनका जो कार्य है वो उनके पति, उनके पुरुष, उनके बेटे ये सब संभाल रहे हैं। महिलाओं को आगे सिर्फ महिलाओं को वो सीट रिजर्व कर दी, इसलिए महिलाओं को उतार दिया, बाकी सारे के सारे काम जो हैं पुरुष ही संभाल रहे हैं। वो थोड़ी सी गलत बात है, महिलाओं को ही वो सारे कार्य भी संभालने चाहिए। परंतु महिला सशक्तिकरण का, वुमेन एम्पावरमेंट का, दलित बैकवर्ड कास्ट एम्पावरमेंट का सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक है हमारी स्थानीय शासन व्यवस्था। यहां पे टोटल 36 लाख प्रतिनिधि भारत में स्थानीय शासन व्यवस्थाओं में चुने जाते हैं। इन 36 लाख में कोई सरपंच होगा, कोई पंच होगा, कोई पार्षद होगा, कोई महापौर होगा, कोई सभापति होगा, कोई अध्यक्ष होगा। 36 लाख बच्चों, आप सोचिए 36 लाख तो कुछ देशों की जनसंख्या भी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ स्थानीय शासन व्यवस्थाओं पर प्रतिनिधि चुन करके भेज रहे हैं, और उन 36 लाख में से कम 10 से 12 लाख महिलाएं हैं। अब इससे बेहतर महिला सशक्तिकरण का उदाहरण और क्या हो सकता है? इससे बढ़िया वुमेन एम्पावरमेंट का, इससे बढ़िया दलित एम्पावरमेंट का और उदाहरण क्या हो सकता है? तो स्थानीय शासन जो व्यवस्था है वो बेहतर है, लाजवाब है। और गांधी जी का जो सपना था, ठीक है, कि गांवों का विकास होना चाहिए, तो वो गांवों का विकास भी यहां से होता है। तो जो पूरा जो डिटेल है वो मैंने आप लोगों को यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्थानीय सरकार क्यों, ये तो जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। बच्चों आपकी किताब में फर्स्ट पेज पे ही 2 स्टोरियां दे रखी है, ठीक है ना, 2 स्टोरियां दे रखी है, एक मध्य प्रदेश जिले की है और एक दक्षिण किसी जिले की है, ठीक है ना। उन दोनों स्टोरियों का आप पढ़िएगा, ठीक है ना, दोनों स्टोरियों को पढ़िएगा, उससे आपको पंचायती राज किस प्रकार से पावरफुल है वो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। वो दोनों स्टोरी पढ़िएगा और पढ़ने के बाद मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने उनको पढ़ा या नहीं पढ़ा, और दोनों स्टोरी से आपको क्या जो निष्कर्ष क्या था उन दोनों स्टोरियों का वो आप मुझे बताइएगा। स्थानीय शासन की संस्थाओं को सन 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद से पूरे भारत में बड़े पैमाने पर बदलाव की लहर चल पड़ी। अब स्थानीय शासन की जो संस्था है उनको 1993 में, देखो 1992 में संविधान संशोधन हो गया था, फिर 93 से चुनाव की शुरुआत हुई, तो 93 में से संवैधानिक दर्जा मिल गया। संवैधानिक दर्जे का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया बच्चों। अभी तक भी ऐसी बात नहीं, संविधान में नहीं था, मैंने कहा ना आर्टिकल 40 में था, पर डीपीएसपी में लागू करना जरूरी नहीं था, तो संविधान में बदलाव करा गया 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत, और उनको कंपलसरी कर दिया गया कि अब पंचायती और स्थानीय शासन के जो शहरी नगर निगम के चुनाव है वो कराना जरूरी है। बच्चों कभी कभार एमसीक्यूज में इतना बेसिक सा सवाल भी पूछ लेते हैं कि 73वां संविधान संशोधन किसके लिए था, ठीक है, 73वां है पंचायती राज के लिए और 74वां है शहरी शासन व्यवस्था के लिए। बहुत सी बार ऐसा आ जाता है 74वां संविधान संशोधन किसके लिए था। अब बच्चों को लगता है 73वें और 74वें में क्या हुआ था, पंचायती राज हुआ था, तो पंचायती राज के लिए करके आ जाते हैं। नहीं, 74वां शहरी शासन व्यवस्था के लिए और 73वां पंचायती के लिए। और पंचायती में कितने स्तर हैं? 3 हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये सीधा 11th का टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक आप लोगों ने 6th क्लास से पढ़ाना शुरू कर दिया, 6th से पढ़ना शुरू कर दिया, पर 6th में पता नहीं आपने ध्यान दिया या नहीं दिया। इसके बाद लेटेस्ट में आपको बताऊं 10th में चैप्टर 2 में भी आपने पढ़ा होगा, संघवाद वाले में, जिसमें टॉपिक था भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, पर आपने वहां पर भी नहीं पढ़ा, तो भी कोई बात नहीं, पर आज पढ़ लीजिएगा, आज क्लियर कर लीजिएगा, आगे तक आपको जिंदगी में ये हर जगह काम आएगा, आपको समझ में आएगी ये सारी चीजें। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। तो गांव और जिला का जो स्तर हो, स्थानीय जो लोकल शासन हो, लोकल गवर्नमेंट हो, उसकी बात यहां पर होती है।
स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन है। तो स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नजदीक का, ये क्यों कहा गया? देखो, मैंने क्या कहा कि हम विधायक जी से नहीं मिल सकते हैं डेली, हम सांसद जी से नहीं मिल सकते, मंत्री से नहीं मिल सकते, हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से नहीं मिल सकते, परंतु सरपंच हमारे गांव में रहता है, हम डेली चलते हैं। नमस्कार सरपंच जी, कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, बढ़िया। और पंच साहब क्या हाल चाल है? अरे यार पंच साहब क्या है, हमारे 2 पेपरों पे साइन तो कर दो यार, बहुत बिजी रहने लग गए। हाँ, और एक सड़क बनवाओ, बोलो सरपंच जी को डेली, ठीक है। और पार्षद भी अपने कॉलोनी में अरे नमस्कार पार्षद जी, नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? तो अब मतलब सबसे खास कनेक्ट। और दूसरा एक उदाहरण देखिए, ग्राम सभा वाला। ग्राम सभा के तहत लोग डिसीजन कर रहे हैं कि ये पहले होना चाहिए, बाद में इतना पैसा लगाओ, इतना नहीं, इतना, बस सारा काम पारदर्शिता के साथ होगा। तो आम आदमी के सबसे नजदीक अगर कुछ है तो स्थानीय शासन है। स्थानीय शासन का विषय है आम नागरिक की समस्या और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी। स्थानीय शासन में मैंने आपको क्या कहा अभी कि हम आम आदमी की कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं है, छोटी मोटी इच्छाएं। छोटी मोटी इच्छाओं में क्या है कि भाई हमारी सड़क टूटी हुई ना रहे, जो नालियां टूट रही है वो नालियां टूटी हुई ना, उसमें से पानी बह करके ना जाए, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट जलती रहे, ठीक है। बच्चों को अच्छी खासी आसपास में स्कूल हो, एजुकेशन मिल जाए, छोटी मोटी इच्छा है हम लोगों की है। तो वो आम नागरिक की जो समस्या है ना, उन समस्याओं दूर होनी चाहिए। और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है स्थानीय शासन, हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसला लेने के अनिवार्य घटक है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी, लोकतांत्रिक फैसला लेने के अनिवार्य घटक है। अनिवार्य घटक का मतलब होता है कंपल्सरी कंपोनेंट है, मतलब लोकतंत्र के जरूरी भाग है, जरूरी पार्ट है। अगर लोकतंत्र में फैसला लेना है तो उसके 2 जरूरी भाग है। एक तो स्थानीय ज्ञान। स्थानीय ज्ञान का मतलब है वहां का जो लोकल नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। जैसे मैंने अभी क्या कहा कि आप जिस गली में रहते हो उस गली की समस्या मुझे नहीं पता, पर आपको पता है, तो वहां का स्थानीय ज्ञान आपको होना जरूरी है। और दूसरा स्थानीय हित, ठीक है। अब देखो, आप उस गली में रहते हो, आप डेली उस समस्या से जूझ रहे हो, तो आप चाहोगे यार ये समस्या दूर होनी चाहिए। अब मैं यहां पर बैठा हूं, मैं बोलता हूं ना कोई गली में कोई परेशानी नहीं है, जनता ऐसे ही करती रहती है, नहीं कोई परेशानी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है और ना मेरा दूर दूर तक उससे कोई लिंक है, तो मैं क्यों यार, करवा देंगे बाद में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो स्थानीय ज्ञान का भी होना चाहिए और स्थानीय हित, हमारा इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि हाँ मेरा लिंक जुड़ा हुआ, मेरा काम है, तो वो होना चाहिए। वो स्थानीय शासन से ही हो सकता है। कारगर और जनहितकारी प्रशासन के लिए भी जरूरी है। कारगर मतलब मैं कह सकता हूं एक सफल, ठीक है, सफल प्रशासन के लिए भी। और जनहितकारी मतलब जनता के लिए हितकारी हो, जनता के लिए फायदेमंद हो, उसके लिए भी जरूरी है कि वहां स्थानीय ज्ञान हो और स्थानीय हित की बात हो। स्थानीय शासन का फायदा यह है कि यह लोगों के सबसे नजदीक होता है और इस कारण उनकी समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्च में हो जाता है। तो वही बात आ गई कि लोगों के सबसे नजदीक होता है और इस कारण जो उनकी समस्याओं का जो समाधान है बहुत तेजी से, बहुत फास्ट हो जाता है और कम खर्चे में हो जाता है। जो पैसों का बंडल दिखाया है वो इसीलिए दिखाया कि कम खर्चे के लिए, कम खर्चे में हो जाएगा। और खर्चे पे कंट्रोल डायरेक्टली क्या है, जनता का है। डायरेक्ट जनता कंट्रोल कर रही है कि इतना पैसा खर्च करना है, इतना नहीं करना है। ओके, लोकतंत्र का मतलब है सार्थक भागीदारी, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो बात आपको कहता हूं वही बात है कि सार्थक भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए लोगों का। लोकतंत्र का मतलब ही है लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, सिर्फ एक ऊपरी रूप से नहीं कि हमने वोट डाल दिया हम सब कुछ भूल गए। इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए, राजनीति के लिए हमेशा 2-3 बातें कही जाती हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप कुछ भी ना कर सके ना, तो आप मतदान तो जरूर करिए। ये आप मानिए कि देश के संविधान ने आपको सबसे बड़ी ताकत दी है और वो सबसे बड़ी ताकत है मतदान, वोट। मैं बहुत सी बार लोगों को है ना ऐसे पार्टियों के नाम पे लड़ते हुए देखता हूं, और ये पार्टी ने अच्छा करा, वो मतलब अपने निजी जो संबंध है ना वो भी खराब कर लेते हैं। मैं आपको एक बात कहूं, देखिए कि 1947 से जिस दिन से भारत आजाद हुआ है और आज 2023 तक सभी पार्टियों ने देश के विकास में योगदान दिया है, ये मानने वाली बात है, ठीक है ना, इसमें नो डाउट। और दूसरी बात ये बताइए कि आज मैं आपसे लड़ूं कि नहीं साहब ये पार्टी बढ़िया, आप बोल रहे नहीं सर ये पार्टी बढ़िया है, तो आपके मन में मेरे लिए रेस्पेक्ट कम हो जाएगी और मेरे मन में आपके लिए रेस्पेक्ट कम हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, चलो भाई आपने बोला सर ये पार्टी बढ़िया, मैंने बोल दिया हाँ बेटा बढ़िया है, बढ़िया, पर अब भाई वोट का अधिकार तो मेरे पास है ना, मैं चाहूं जिस पार्टी को दूं, आप जिसके समर्थन में उसको दूं, मैं जिसके समर्थन में उसको दूं, मैं किसी को ही ना दूं, मैं नोटा दबा दूं। तो ये वोट बड़ी ताकत है
और अगर आप वोट नहीं देते हो ना, मतलब जो भी 18 साल से ऊपर, आप तो नहीं दे सकते, जो भी 18 साल से ऊपर है वो वोट नहीं देता, तो फिर इसको ये भी अधिकार नहीं है कि वो कमियां निकाले, वो समर्थन करे कि हाँ नहीं ये सरकार अच्छी है, बेकार। आप वोट देने तो जाओ, वोट देने जाओ। तो सबसे जो बेसिक नीड है अगर हम राजनीति को सुधारना चाहते हैं तो वो ये है कि हम वोट देने, मतदान देने अवश्य जाए। और फिर भी इससे भी अधिक अगर हम चाहते हैं कि नहीं सुधार हो, तो जो अच्छे लोग हैं वो खुद राजनीति में इन्वॉल्व हो, राजनीति में भागीदारी ले, वो लोकतंत्र का भाग अंग बने, जाएं और जाकर के उस राजनीति में जो सुधार हो सके वो सुधार करने की जरूरत होती है। तो लोकतंत्र बात करता है भागीदारी का, बच्चा इन्वॉल्वमेंट की बात करता है। लोकतंत्र का रिश्ता जवाबदेही से है। आप क्लास 10 तक पढ़कर के आ चुके हैं, 9th में पूरा लोकतंत्र का अध्याय था। लोकतंत्र में हजारों कमियां हैं बच्चों, एक भी नहीं, मैं कहता हूं हजारों कमियां हैं, परंतु लोकतंत्र दुनिया की अन्य शासन व्यवस्थाओं से 100 गुना बेहतर है। इसकी सबसे बड़ी बात है जवाबदेही। राजतंत्र में राजा जवाब नहीं देता जनता को, मैंने ये काम करा तो क्यों करा। तानाशाही में तानाशाह करके हिटलर ने कितने लोगों को जवाब दिया कि मैंने यहूदियों को क्यों मारा है, नहीं, बस मारना है तो मारना है, क्या सही है क्या गलत है किसी को जवाब नहीं। परंतु लोकतंत्र में नेताओं को जवाब देना पड़ता है कि अगर ये काम करा है तो क्यों करा है। संसद में जवाब मांगेंगे विपक्ष, विधानसभाओं में जवाब मांगेंगे विपक्ष, जनता जवाब मांगेगी सड़कों पर कि भाई सरकार ये काम कर रही है तो क्यों कर रही है। और फिर भी सरकारें जनता के हिसाब से नहीं चलती है तो मात्र और मात्र 5 साल के बाद सरकार बदली जा सकती है। जो नेता चुन करके गए थे उन नेताओं को हटा दिया जा सकता है। तो लोकतंत्र जवाबदेही का, जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन व्यवस्था, जीवंत का मतलब देखो, जीवंत मतलब है लिविंग, मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ कागजी तौर पे चल रहा हो, और मजबूत अच्छा स्थानीय शासन व्यवस्था हो तो सक्रिय भागीदारी, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, लोगों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, और उद्देश्यपूर्ण जो जवाबदेही उसको सुनिश्चित करता है। स्थानीय शासन के स्तर पर आम नागरिक को उसके जीवन से जुड़े मसलों, जरूरतों और उसके विकास के बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। तो स्थानीय शासन के स्तर पर आम नागरिक को उसके जीवन से जुड़े जितने मसले हैं, वो उनकी जरूरतें, उसके विकास के बारे में फैसले लेने की जो प्रक्रिया उसमें शामिल किया जा सकता है। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों और उनके नुमाइंदों के हाथ में रहने चाहिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। तो जो काम स्थानीय स्तर पर ही हो जाए, ठीक है ना। देखो वो कहा जाता है ना कि जो काम सुई से हो सकता है वो सुई से, उसके लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होती। तो जो काम लोकल लेवल पर ही हो जाए तो फिर उसके लिए बड़े स्तर पे जाने की आवश्यकता क्या है। तो जब जो काम स्थानीय स्तर पे किया जा सकते हैं तो वो स्थानीय लोगों के हाथ में उसकी पावर होनी चाहिए, वहां के जो उनके नुमाइंदे हैं उनके हाथ में रहनी चाहिए। तो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। आम जनता प्रादेशिक अथवा केंद्रीय सरकार से कई ज्यादा परिचित स्थानीय शासन से होती है। जो आम जनता है, ठीक है, जो वहां की लोकल गवर्नमेंट, लोकल पब्लिक है, वो प्रादेशिक, प्रदेश और केंद्र सरकार से कई ज्यादा परिचित होती है कि स्थान। मैंने यही बात बताई कि आपकी गली में क्या समस्या है वो विधायक जी नहीं जानते, सांसद जी नहीं जानते, मंत्री जी नहीं जानते, पर आप अच्छे से जानते हैं। स्थानीय शासन क्या कर रहा है और क्या करने में नाकाम रहा, आम जनता के सवाल से कहीं ज्यादा सरोकार होता है, क्योंकि इस बात का सीधा असर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। तो स्थानीय शासन क्या कर रहा है, ठीक है, क्या करने में नाकाम रहा है, मतलब क्या कर रहा है और क्या नहीं कर पाया, इसका आम जनता से सीधा सरोकार रहता है, मतलब लिंक उनका होता है, क्योंकि इनके जो फैसले हैं वो उनकी डेली लाइफ पर इफेक्ट करते हैं। इस तरह स्थानीय शासन को मजबूत करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के समान है। तो अगर हम स्थानीय शासन को मजबूत कर लेंगे, ठीक है, स्थानीय शासन को मजबूत कर लेंगे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिकली मजबूत बन जाएगी। देखो एक बात देखिएगा, आप है ना इस चीज को समझिए कि सबसे निचले स्तर पर स्थानीय शासन व्यवस्था है, सबसे नीचे वाले स्तर पर स्थानीय शासन व्यवस्था, उसके बाद ऊपर है फिर राज्य सरकार है, फिर उसके ऊपर है केंद्र सरकार। क्या है? स्थानीय, राज्य और केंद्र सरकार। जब हम मकान बनाते हैं ना बेटा, मकान बनाते समय छत से ज्यादा मजबूत हम नींव को बनाते हैं। नींव मजबूत होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नींव मजबूत होनी चाहिए। आज आप लोग ये देखते भी होंगे शहरों में कि स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, आजकल प्ले स्कूलें चलने लग गई, ठीक है, नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी के लिए स्पेशली प्ले स्कूल। क्यों? क्योंकि बच्चे की नींव मजबूत करने के लिए, कि बच्चा अगर अभी जितना कैचअप कर लेगा वो सबसे बड़ी है। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, क्या हो गया मुझे, मैं मकान की बात कर रहा हूं, मैं स्कूल की बात कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों, हमारे लोकतंत्र के, किसी भी देश के लोकतंत्र की जो नींव है ना वो यही स्थानीय शासन है। ये अगर मजबूत हो जाएगा तो ऊपर के जो पिलर्स हैं, जो स्तंभ है, वो ऑटोमेटिकली मजबूत होते जाएंगे।
स्थानीय मजबूत तो राज्य सरकारें मजबूत, और राज्य सरकारें मजबूत तो केंद्र सरकारें मजबूत। तो स्थानीय को मजबूत बनाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के समान है। तो स्थानीय शासन मजबूत होना चाहिए, मतलब वहां पर सभी जो कार्य हों वो अच्छे से हों, सही से फैसले लिए जाए। ठीक है, अब कुछ कमियां भी हैं स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं में, वो समस्याएं और जो कमियां हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। परंतु आज के लिए अपना इतना ही। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। और प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए टेलीग्राम पे लर्न एंड शेयर आर्ट्स का चैनल भी बना दिया गया है, आप उससे भी सभी बच्चे जुड़ जाए। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको वहां पर मिल जाएगी। और जो दोनों कहानियां बुक में दे रखी है वो दोनों स्टोरियां आप पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे उनका निष्कर्ष बताइएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।